My chemic book. Class 10th Chemistry. Chapter 9 Chemical Equilibrium. जी तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम से लेक्चर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसके अलावा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस किन्हें कहते हैं उसके डिफरेंस को भी डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट रिएक्शंस किन्हें कहा जाता है? ऐसे रिएक्शंस जिसमें सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है वो कंप्लीट रिएक्शंस कहलाते हैं। हम कहते हैं कि द रिएक्शंस इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज कंप्लीट रिएक्शंस। पहचान क्या होगी कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया? पहचान ये होगी कि आफ्टर रिएक्शन कंटेनर के अंदर रिएक्टेंट आपको नजर नहीं आएगा और आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स पड़े होंगे। तो इसी वजह से इन रिएक्शंस को कहा जाता है कि जब रिएक्टेंट ही खत्म हो गया तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हम जनरली आमतौर पर ये देखते हैं कि हर तरह की फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस कंप्लीशन को पहुंच जाती हैं। हर तरह के फिजिकल और केमिकल चेंज कंप्लीशन को पहुंचती है। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में दो बातें और एक एग्जांपल देखें। फिजिकल चेंज हम कहते हैं कि ऐसा चेंज जिसकी वजह से किसी सब्सटेंस में उसकी स्टेट चेंज हो लेकिन कंपोजिशन में चेंज ना आए, वो फिजिकल चेंज कहलाता है और ये टेम्परेरी होता है। इसी तरह ये जो आपके पास केमिकल चेंज है, ये किसी सब्सटेंस में ऐसा चेंज है जिसकी वजह से उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है और ये परमानेंट चेंज कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल ले लें ताकि क्लियर हो जाए बात। फिजिकल चेंज के एग्जांपल में आप मेल्टिंग ऑफ आइस ले सकते हैं, बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना एक फिजिकल चेंज है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आइस मेल्ट होती है तो आइस की मेल्टिंग के दौरान उसकी स्टेट चेंज होती है, उसकी हालत बदलती है, लेकिन कंपोजिशन ऑफ वाटर में तब्दीली नहीं आती। और दूसरा, ये टेम्परेरी है। अगर बर्फ पानी में तब्दील हो गई है तो क्या पानी वापस बर्फ में तब्दील नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इट मींस ये आपने एक फिजिकल चेंज की एग्जांपल ले ली। इसी तरह केमिकल चेंज की तरफ आइएगा। केमिकल चेंज आपको बताया ये परमानेंट चेंज होता है, इसकी वजह से कंपोजिशन ही तब्दील हो जाती है। जैसे बॉइलिंग ऑफ एन एग, अंडे का उबलना। अंडा जब उबलता है तो उसका लिक्विड पार्ट एल्ब्यूमिन जो ट्रांसपेरेंट होता है और यॉक जो जर्दी होती है, हम देखते हैं कि वो सॉलिडिफाई हो जाती है, कंपोजिशन ही बदल जाती है। ये एक केमिकल चेंज कहलाता है और यहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। इट मींस कि ये एक परमानेंट चेंज है। अब जब लिक्विड एल्ब्यूमिन अंडे के अंदर जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसे वापस लिक्विड में तब्दील नहीं किया जा सकता। इट मींस कि हम ये कहते हैं कि ये एक केमिकल चेंज है क्योंकि ये एक परमानेंट चेंज है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज, बॉइलिंग ऑफ एन एग केमिकल चेंज। हम देखते हैं कि ये कंप्लीशन को पहुंच जाती है, कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हर बार ही होगा कि हर तरह के फिजिकल और केमिकल चेंज कंप्लीशन को पहुंचे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमने ऐसा भी देखा है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन, वो कंप्लीशन को नहीं पहुंच पाते। अब जो रिएक्शंस कंप्लीशन को नहीं पहुंच पाते उनकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि ऐसे रिएक्शंस के अंदर जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होता है तो प्रोडक्ट की कुछ अमाउंट वापस रिएक्टेंट में तब्दील हो जाती है। अब जब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनाएगा तो इस तरह तो रिएक्टेंट कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। जब रिएक्टेंट ही खत्म नहीं होगा तो रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन को नहीं पहुंचेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो कंप्लीशन को नहीं पहुंचते और उसकी रीजन ये है कि उन रिएक्शंस में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है तो प्रोडक्ट के कुछ अमाउंट उन पर्टिकुलर रिएक्शंस में वापस रिएक्टेंट में तब्दील हो जाती है, जिस वजह से रिएक्टेंट खत्म नहीं हो पाता, रिएक्शन कंप्लीशन को नहीं पहुंच पाएगा। अब जब रिएक्शन होता है ना तो हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलती हैं। मैं उनमें से 3 आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। जब रिएक्शन होता है तो या तो हमें देखने को मिलता है कि टेम्परेचर में चेंज आता है, या देखने को मिलता है कि कोई सॉलिड तैयार होता है, या देखने को मिलता है कि कलर में चेंज आता है। ये 3 तरह की चेंजेस हमें रिएक्शन के दौरान देखने को मिलती हैं। या टेम्परेचर में चेंज होगा, या कोई सॉलिड तैयार होगा, या कलर में चेंज आ जाएगा। अब होता क्या है कि इन पर्टिकुलर रिएक्शंस के अंदर कुछ देर के बाद हम ये देखते हैं कि नो फर्दर चेंज टेक प्लेस। फर्दर चेंज आना रिएक्शन में बंद हो जाता है। नो फर्दर चेंज टेक्स प्लेस। फर्दर चेंज आना ऐसे रिएक्शंस के अंदर बंद हो जाता है। चेंज आना बंद हो जाने का मतलब क्या है? मतलब ये कि जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा, जो सॉलिड बन रहा था वो बनना बंद हो जाएगा, जो कलर में चेंज आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि नो फर्दर चेंज टेक प्लेस। इवन जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज हैं वो भी रिमेन रहती हैं अनचेंज्ड, उनमें भी चेंज आना बंद हो जाता है। यानी जो रिएक्शन में चेंज आ रहा था वो भी बंद हो जाता है और जो रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की क्वांटिटीज हैं उनमें भी चेंज आना बंद हो जाता है। और इन 2 बातों की वजह से लगता है कि रिएक्शन क्या हो चुका है? स्टॉप हो चुका है। लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ होता,
बल्कि रिएक्शंस के अंदर क्या मामला होता है, रिएक्शन के अंदर ये मामला होता है कि उनके रेट्स क्या हो चुके होते हैं, बराबर। हम कहते हैं रेट्स बिकम इक्वल, और वो अटेन कर लेते हैं किस चीज़ को, इक्विलिब्रियम को, वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेते हैं। और इन्हीं रिएक्शंस को, जिनके बारे में आपने पढ़ा, नाम दिया जाता है रिवर्सिबल रिएक्शंस, और इन्हीं की डिटेल आपके पूरे चैप्टर में मौजूद होगी। अब देखते हैं एग्जांपल्स को। ये एग्जांपल्स एक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए ली गई हैं। देखो, हम इंसानों का सांस लेना और मछलियों का सांस लेना, इन दो फिनोमिनन को यहाँ दो सिस्टम्स के अंदर डील किया गया है। जैसे एटमॉस्फेरिक सिस्टम में वो कहता है हम सांस लेते हैं तो वो एक्विलिब्रियम फिनोमिनन की वजह से। एनवायरमेंटल सिस्टम के अंदर मछलियाँ पानी में जब सांस लेती हैं तो वो भी एक्विलिब्रियम फिनोमिनन पर डिपेंड करती हैं। तो एटमॉस्फेरिक सिस्टम और एनवायरमेंटल सिस्टम ये डिपेंड करते हैं अपॉन इक्विलिब्रियम। वो कैसे कि आप जानते हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो सांस के जरिए बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। देखो, हमारी एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स इनहेल करते हैं और प्लांट्स के एक्सहेल्ड ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, और ये प्रोसेस बोथ डायरेक्शंस में जारी रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम को अचीव किए हुए है, और इसी इक्विलिब्रियम फिनोमिनन की वजह से एटमॉस्फेरिक सिस्टम में हम और एनवायरमेंटल सिस्टम में मछलियां पानी के अंदर सांस लेती हैं। अगर इक्विलिब्रियम फिनोमिनन ना होता तो याद रखें कि हमारी जिंदगियां भी मुमकिन नहीं हो सकती थी। अगर किसी तरीके से इस नेचुरल बैलेंस के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाए, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान ये जो एक इक्विलिब्रियम डेवलप हुई है, अगर इसके अंदर खराबी आ जाए तो ये बात याद रखें, हमारी जिंदगियां मुमकिन नहीं हो सकती। अब आइएगा रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, मेन हेडिंग ये है, इसमें सब हेडिंग्स होंगी, उन्हें डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा था रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किन्हें कहा जाता है, वो सब्सटेंसेस जो ड्यूरिंग रिएक्शन रिएक्ट करती हैं, रिएक्टेंट्स कहलाती हैं, और बाय द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन जो हासिल होती हैं वो प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। जैसे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो टेम्परेचर की मौजूदगी में करते हैं और प्लैटिनम की मौजूदगी में। ये टेम्परेचर और प्लैटिनम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की कंडीशन है। अब जब ये रिएक्शन होता है तो वाटर बनता है। आप बैलेंसिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 लगाएं और यहाँ पर 2 लगाएं। सिखाया था आपको कि ये बैलेंसिंग कैसे होगी। अब आपको मैंने बताया था कि रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पहचानने के लिए एरो की टेल और एरो के हेड का यूज किया जाता है। एरो की टेल जहाँ पर होती है वो रिएक्टेंट्स होते हैं, तो वो सब्सटेंसेस जो रिएक्ट कर रहे हैं वो ये 2 हैं, और एरो की टेल इस तरफ है, ये रिएक्टेंट्स हैं। एरो का हेड जिस तरफ होता है वो प्रोडक्ट्स होते हैं। इट मींस इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन है, वो वाटर है। तो वो सब्सटेंसेस जो रिएक्ट कर रही हैं रिएक्टेंट्स और जो हासिल हो रही हैं वो प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। अब इरिवर्सिबल रिएक्शंस किन्हें कहा जाता है, ऐसे रिएक्शंस जिनमें ये देखो ये नीचे वाला काम ये नहीं होगा वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाएंगे। यानी आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं, आप कहते हैं कि द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट ना बनाए वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। अब मुझे बताएं, जब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट नहीं बनाएंगे तो एक वक्त आएगा कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस है वो कंप्लीशन को पहुंच जाते हैं। अब आइएगा इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। ये बात याद रखें, अभी आपने पढ़ा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट नहीं बनाते, इस वजह से सारा रिएक्टेंट खत्म हो जाता है और इसी वजह से हम कहते हैं कि रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। ये रिएक्शन कंप्लीशन को पहुंच जाता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, जब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट नहीं बनाएगा तो इट मीन्स कि ये रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे, तो प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन। ये एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करते हैं और वो डायरेक्शन कौन सी है, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इसी तरह इन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंगल हेडेड एरो साइन। सिंगल हेडेड एरो से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब ये तमाम आपने पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अब इसके कंसीक्वेंटली जरा देखिएगा रिवर्सिबल रिएक्शंस किन्हें कहा जाता है। ऐसे रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट, ये नीचे वाला काम होगा, ऐसे रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। अब जब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनाएगा तो रिएक्टेंट कभी खत्म नहीं हो पाएगा। इस तरह हम ये कहेंगे कि दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन। ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन को नहीं पहुंचते। और अगर आप देखें तो इनमें रिएक्शन डबल साइडेड है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है। तो दीज काइंड ऑफ रिएक्शन प्रोसीड इन 2 डायरेक्शंस। ये 2 डायरेक्शंस में प्रोसीड करता है और वो कौन सी हैं, वो फॉरवर्ड है एंड रिवर्स है। और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इस तरह के डबल साइन से, डबल हेडेड एरो से।
डबल हेडेड एरो से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इरिवर्सिबल रिएक्शंस में प्रोडक्ट रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट नहीं बनाते और रिवर्सिबल रिएक्शंस में प्रोडक्ट रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट बनाते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीशन को पहुंच जाते हैं जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीशन को नहीं पहुंचते। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं जो कि फॉरवर्ड होती है। ये दो डायरेक्शंस में प्रोसीड करते हैं जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स पर मुश्तमिल होती है। इनको रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के दरमियान सिंगल हेडेड एरो से, इनको रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के दरमियान डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपके पास बंडल ऑफ पॉइंट्स बन सकते हैं जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन को मिलाकर आप उनका डिफरेंस बना सकते हैं। जी तो अब आइएगा कंक्लूजन की तरफ। लेकिन कंक्लूजन का पॉइंट अंडरस्टैंड करने के लिए ये एग्जांपल समझना ज़रूरी है, वरना इसके बगैर आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि बुक कहना क्या चाह रही है। देखिए, हमने ये बहुत बार पीछे भी एग्जांपल पढ़ी है। आइए दोबारा देखते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती हैं और इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर तोड़ा जाए तो ये ब्रेक डाउन होकर डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बनाती है। अगर आप इसकी बैलेंसिंग करें तो यहाँ 2 लगाएंगे और इसकी बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। अब अगर आप इस रिएक्शन को मान लें कि ये क्या है, ये फॉरवर्ड है, तो नीचे वाला रिएक्शन उसका बिल्कुल क्या है, रिवर्स है। और आपने पढ़ा है कि जब ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स है तो फॉरवर्ड में ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है और ये जो प्रोडक्ट बना है अगर इसको दोबारा ब्रेक किया जाए तो ब्रेक होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है। इट मींस ये फॉरवर्ड है और ये नीचे वाला रिवर्स है। साबित क्या हुआ कि इनको रिवर्सिबिलिटी में लिखा जा सकता है। लाइक हाइड्रोजन और आयोडीन पहले मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। बैलेंसिंग के लिए 2 लगाया और यही हाइड्रोजन आयोडाइड टूट कर वापस क्या बना देता है, हाइड्रोजन और आयोडीन। इट मींस के इस रिएक्शन को रिवर्सिबिलिटी के मैनर में लिखा जा सकता है। सिमिलरली अगर ये रिएक्शन देखा जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ये मिलकर वाटर बनाते हैं। बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 और यहाँ 2 लगाएंगे। पीछे भी कई बार ये बात सिखाई है। इसी तरह अगर वाटर को डिकम्पोज किया जाए, ब्रेक डाउन किया जाए, तो आपने पढ़ा है कि वाटर ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वापस कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ऊपर देखा, अगर ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड लिया जाए तो नीचे वाला बिल्कुल उस रिएक्शन का क्या है, रिवर्स है। इट मींस के इस रिएक्शन को भी इस तरह लिख देना चाहिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर रिवर्सिबली आपके पास क्या बनाते हैं, वाटर। क्यों, किस तरह, क्योंकि ये कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं और वाटर डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट होता है। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन एग्जिस्ट करता है जबकि ये रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। इसको रिवर्सिबिलिटी में लिखा जा सकता है, इसको रिवर्सिबिलिटी में लिखा नहीं जा सकता। यही बात कंक्लूजन के उस पॉइंट में लिखी है। अब सुनिएगा तवज्जो के साथ कि कंक्लूजन में वो किताब कहना क्या चाह रही है। कहना ये चाह रहे हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस, वो कहता है वो रिएक्शंस होते हैं जो कंडीशंस पर डिपेंड करते हुए बोथ डायरेक्शंस में प्रोसीड करते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स में। कंडीशंस पर डिपेंड करते हुए, ये असल पॉइंट है। मैंने इन 2 रिएक्शंस को देखा, ये फॉरवर्ड था, ये रिवर्स था, रिवर्सिबिलिटी में लिख दिया, तो ये भी तो फॉरवर्ड और रिवर्स था, इसको रिवर्सिबिलिटी में लिखा क्यों नहीं जा सकता? रीजन सुनिएगा। रीजन ये है कि हाइड्रोजन और आयोडीन को अगर हीट प्रोवाइड की जाए तो ये कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं और उतनी ही हीट अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को दी जाए, उतनी जितनी इनकी कॉम्बिनेशन के लिए चाहिए थी, तो ये टूट कर हाइड्रोजन और आयोडीन बना देती है। इट मींस के कंडीशन सेम थी। तो अगर सेम कंडीशन पर ये फॉरवर्ड है, उसी कंडीशन पर बैकवर्ड चल रहा है, रिवर्स चल रहा है, उनको रिवर्सिबिलिटी में लिखकर आप कह सकते हो कि ये रिवर्सिबली एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि जिस टेम्परेचर पर, ये देखो ये हीट का साइन होता है ट्रायंगल बनाना, जिस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, उसी कंडीशन और पॉइंट पर, उसी टेम्परेचर पर हाइड्रोजन आयोडाइड टूट कर हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट होता है। इट मींस के इस रिएक्शन को रिवर्सिबिलिटी में लिखने की इजाजत होगी। लेकिन इस रिएक्शन को रिवर्सिबिलिटी में क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंडीशन ये है कि ये पहली बात प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं और दूसरा हीट करने पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन वाटर की अगर डिकम्पोजिशन देखी जाए, जो चैप्टर 7 में आपने पढ़ा था कि वाटर में करंट को जारा जाए, यानी वाटर की क्या की जाए, इलेक्ट्रोलाइसिस की जाए, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस कंडीशन पर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन उस कंडीशन पर नहीं हो रहा। इट मींस के अगरचे इसका फॉरवर्ड और रिवर्स मुमकिन है, लेकिन कंडीशन उनकी सेम नहीं है। लिहाजा फॉरवर्ड रिवर्स एग्जिस्ट करने के बावजूद इनको रिवर्सिबिलिटी में लिखा नहीं जा सकता।
क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि कंडीशन डिफरेंट है। सो रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जो कंडीशंस पर डिपेंड करते हुए बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स में प्रोसीड करते हैं। कंडीशन सेम होगी, फॉरवर्ड रिवर्स एग्जिस्ट करेगा और रिवर्सिबिलिटी में लिखा जाएगा। कंडीशंस डिफरेंट होने के बावजूद अगर फॉरवर्ड रिवर्स एग्जिस्ट करता भी हो तो रिवर्सिबिलिटी में लिखा नहीं जा सकता। इसी वजह से कंक्लूजन का पॉइंट हमने बनाया कि रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो कंडीशंस पर डिपेंड करते हुए बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स में प्रोसीड करते हैं। सो ये था ऑल अबाउट आपका टॉपिक। होप सो कि आपको क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यू मे आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। तो तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।